अब हम पढ़ेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स। इसमें हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, फिर हम पढ़ेंगे बहुत सारे एक्ट्स जो गवर्नमेंट के थ्रू आए थे, मेनली मेंटल हेल्थ एक्ट केयर एक्ट, और हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स पढ़ेंगे, लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहले से हम शुरू करते हैं। वी हैव ECT। ECT क्या होता है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, या फिर आम शब्दों में बोले तो किसी को झटका दे देना, ठीक है, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, कन्वल्सिव थेरेपी बहुत यूज़ की जाती थी पर अब नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये गुड थेरेपेटिक रिजल्ट्स आते थे इससे, पर अब हमारे पास क्योंकि फार्माकोथेरेपी आ गई हमने इसको छोड़ दिया है। अब दो तरह की ECT होती है, डायरेक्ट एंड मॉडिफाइड। डायरेक्ट में क्या होगा कि हम एनेस्थीसिया और मसल रिलैक्सेंस नहीं देंगे, डायरेक्टली शॉक लगा देंगे। तो इस वजह से क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते थे कि फ्रैक्चर एंड टीथ डिसलोकेशन होता था, इसलिए अब ये रेयर है, ऑब्सोलीट है। मॉडिफाइड ECT में क्या होता था, या फिर इनडायरेक्ट ECT में क्या होता है कि एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, मसल रिलैक्सेंट्स हैं, वो एडमिनिस्टर किए। अब मसल्स रिलैक्स है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस नहीं है, ठीक है, कोई मोटर एक्टिविटी नहीं होगी ड्यूरिंग सीजर्स। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, मतलब हम उसको कहाँ लगाते हैं, स्कल पे लगाते हैं ना, इलेक्ट्रोड्स पर कहाँ लगाते हैं। तो ये दो तरीके का होता है, बायलेटरल एंड यूनिलेटरल। बायलेटरल में क्या होगा कि इलेक्ट्रोड्स दोनों साइड ऑफ द स्कल में लगेंगे, ठीक है। और कैसे लगेंगे, मोस्ट कॉमनली हम कैसे लगाते हैं, बाय फ्रंटो टेम्पोरल इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, ये बहुत कॉमनली डन किया जाता है। बाय फ्रंटल भी कर सकते हैं। फिर हम आते हैं यूनिलेटरल में। यूनिलेटरल में बस एक साइड, ठीक है, तो मोस्टली हम राइट प्रेफर करते हैं और यूनिलेटरल ECT करते हैं बिकॉज इसका बेटर प्रोफाइल है एज कम्पेयर टू बायलेटरल। यूनिलेटरल इज गुड देन बायलेटरल एंड इसका यूज बढ़ता जा रहा है। फिर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, तो ये जनरलाइज सीजर्स बना देगा, इंडक्शन कर देगा जनरलाइज सीजर्स की, ठीक है, उससे बेनिफिट होगा पेशेंट को। फिर ठीक है, अर्लियर हमें लगता था ECT ऑल और नन फिनोमिना है, या तो दिमाग ठीक होगा या तो नहीं होगा, पर अब हमें पता चला है कि डोज रिस्पॉन्स भी आया है, मतलब कि जितना ज़्यादा आप ECT का वोल्टेज बढ़ाओगे विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स उतना ही अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये नहीं पता कि कैसे होता है, वेरियस हाइपोथेसिस है और इनमें भी 2-3 है जो हम पढ़ेंगे। पहला है न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, तो क्या होगा कि जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स है उनका डाउन रेगुलेशन हो जाएगा। दूसरा है कि ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर ये भी इन्वॉल्व होता है, एंड न्यूरोजेनेसिस इन द एरिया ऑफ हिप्पोकैम्पस, ठीक है। फिर हम आते हैं इंडिकेशंस ऑफ शॉक, कब मतलब ECT कब कब लगाते हैं। तो डिप्रेशन में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, पहले तो हम शिज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट करते थे इससे, पर हम इसको डिप्रेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, बोथ योर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स एंड योर बाइपोलर। एंड इसका मोस्ट क्लियरेस्ट इंडिकेशन क्या है, सुसाइडल रिस्क, और ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क, ECT इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन एक्यूटली सुसाइडल पेशेंट्स ड्यू टू इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। डिप्रेशन में स्टूपर मगर है तो वो भी इंडिकेशन है। स्टूपर मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियस होने वाला इंसान। डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स, साइकोटिक डिप्रेशन और डिल्यूजनल डिप्रेशन, ठीक है। फिर हमारा आता है इन केसेस ऑफ फेल्ड मेडिकेशन ट्रायल्स और इनटॉलरेंस टू मेडिकेशंस। देन वी कम टू द मेनिक एपिसोड। इसमें क्या होता है कि ECT हम मेनिया के लिए भी कर सकते हैं, पर इसके लिए क्योंकि मेरे पास फार्माकोथेरेपी बहुत अच्छी अवेलेबल है, तो दिस फार्माकोथेरेपी इज द फर्स्ट लाइन। एक्यूट मेनिया तभी करेंगे जब वो रेजिस्टेंट होगा या तो दवाइयों से, या तो वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा होगा दवाई, या फिर देयर इज अ रिस्क ऑफ होमिसाइड और सुसाइड। वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए, मतलब बहुत ही इमीडिएट अगर इफेक्ट चाहिए तब हम ECT करेंगे। देन वी हैव शिज़ोफ्रेनिया। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव जो था ये ट्रीटमेंट है कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया के लिए, ठीक है, पर ये मोस्टली शिज़ोफ्रेनिया में हम एंटीसाइकोटिक्स यूज़ करने लग गए हैं आजकल, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव फॉर क्रॉनिक शिज़ोफ्रेनिया। अदर इंडिकेशंस क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस है, इंट्रैक्टेबल सीजर्स, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, डिलीरियम ऑफ एन ऑन फिनोमेनन ऑफ पार्किंसंस डिजीज, ठीक है। देन वी कम टू द एडवर्स इफेक्ट। तो इसमें क्या होगा कि मेमोरी डिस्टर्बेंसेस मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा, इसमें भी एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड।
एंट्रोग्रेड क्या होता है कि वो आगे की न्यू मेमोरीज नहीं बना पाएगा, रेट्रोग्रेड पुरानी मेमोरीज है वो उसको याद नहीं आएंगी। तो रेट्रोग्रेड इसमें कॉमन होता है, ये माइल्ड होता है, 1 to 6 मंथ्स में ये फिर से ठीक हो जाता है, मतलब रिकवर कर जाता है इंसान। अदर साइड इफेक्ट्स क्या है, डिलीरियम, हेडेक, मसल एक, फ्रैक्चर, नोजिया, वॉमिटिंग। फ्रैक्चर अब नहीं होता है क्योंकि हम मसल एनेस्थेटिक्स, मसल रिलैक्सेशन और एनेस्थेटिक्स प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव प्रोलॉन्ग सीजर्स। अगर मैंने ECT दिया उसके बावजूद भी सीजर मोर देन 180 सेकेंड से ज़्यादा है तो उसको प्रोलॉन्ग सीजर देंगे, उसको इमीडिएटली टर्मिनेट करना पड़ेगा वरना वो स्टेटस एपिलेप्टिकस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी हैव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होती। एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या प्रेगनेंसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, नहीं, इट इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। पहले तो अगर कोई लीजन है ब्रेन में, कोई रेस ICT है ड्यू टू अ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सीवियर हाइपरटेंशन, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज, पल्मोनरी डिजीज, सीवियर पल्मोनरी डिजीज एंड रेटिनल डिटैचमेंट, इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस में। हम कितनी बार रिपीट कर चुके हैं कि कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, थॉट, कुछ भी थॉट आया आपके दिमाग में आप उसे स्किल में डेवलप कर सको, दैट इज कॉग्निशन, ठीक है। तो हमारे यहाँ जीन पियाजेट थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थिंकिंग प्रोसेस को डिवाइड कर दिया स्टेजेस में, और इन स्टेजेस को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस। तो बर्थ से लेकर 2 years तक वी हैव सेंसरी मोटर स्टेज। फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चा ना सेंसरी चीज़ों, अपने सेंसेशंस के थ्रू चीज़ें समझने की कोशिश करता है। अगर फ़ोन पड़ा तो उसको टच करके देखेगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, धीरे धीरे वो कंट्रोल कर लेगा अपने मोटर फंक्शंस को, ठीक है। इनिशियली द चाइल्ड थिंक्स दैट इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट देयर सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब अगर मैं उसके आंखों के सामने से फ़ोन हटा दूँ तो उसको लगेगा कि वो फ़ोन एग्जिस्ट करना ही बंद कर दिया है, ठीक है। या फिर अगर मैं किसी बेबी से मिलने जाऊँ, मैं उससे ना मिलूँ, तो उसको लगेगा कि मैंने सीज कर दिया एग्जिस्ट करना, ठीक है, ओके। और ये क्या होता है, इस फिनोमेनन को क्या कह सकते हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। उसने देखा फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ था, अब नहीं पड़ा, मतलब उसने एग्जिस्ट करना बंद कर दिया है, हेयर एंड नाउ, ये टाइप ऑफ थिंकिंग होती है इसमें। फिर वो क्या करेगा, लेटर स्टेजेस में ऑब्जेक्ट परमियंस डेवलप करेगा। ऑब्जेक्ट परमियंस मतलब कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब वो स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है इवन दो अभी वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब बच्चा अगर मैं ये फ़ोन छुपा दूँ तो वो फ़ोन ढूंढ के लाएगा, बोलेगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है इवन दो आपने इसमें से छुपा दिया था, ठीक है। एंड फिर एक 18 महीने पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं सिम्बलाइजेशन। तो जो बच्चा है वो क्या कहता है, मेंटल सिम्बल्स बनाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल उसने फिस्ट बनाई और वो कह रहा है कि ये बॉल की जैसी है, मतलब उसने सिम्बल्स बनाना शुरू कर दिए फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वर्ड्स भी यूज करना शुरू कर दिए फॉर दी ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज ऑब्जेक्ट परमिएशन। इसके बाद हमारे पास दूसरी स्टेज आती है, दैट इज स्टेज ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट्स, ठीक है। तो इसमें सिंबल और लैंग्वेज मोर एंड मोर एक्सटेंसिव हो जाती है। इसमें इंट्यूटिव थिंकिंग होती है। इंट्यूटिव थिंकिंग मतलब कि ये जो थिंकिंग है ये विदाउट एनी रीजनिंग और विदाउट एनी लॉजिकलिटी है। ये बुक है तो ये बुक है, इसमें क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं है। सो बच्चा क्या होगा, ईगो सेंट्रिक, वो अपने में खोया होगा, ही वोंट बी थिंकिंग फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, वो अपने पर्सपेक्टिव से सोचेगा। एंड दिस इज फ्रॉम 2 to 7 years ऑफ एज। सो ही विल बी सेल्फिश, सेल्फिशनेस इज ईगोसेंट्रिक। देन वी हैव स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन मतलब 7 to 11 years में अब जो बच्चा है उसका ईगो सेंट्रिक थॉट से ऑपरेशनल थॉट है, मतलब वो लोगों के दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी सोचने लग गया है। थिंकिंग इज कॉन्क्रीट। हाउएवर कॉन्क्रीट हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं किसी से कोई मुहावरा पूछूँ कि नाचने जाने आंगन टेढ़ा, और बच्चा बोलेगा कि मतलब कि वो जो नाचने वाली है वो नहीं जानती थी कि आंगन टेढ़ा है, तो वो इसमें उसकी कॉन्क्रीट थिंकिंग दिख रही है। इसका मतलब वो रियल मीनिंग जो है मुहावरे का वो नहीं सोच पा रहा है। अगर वो सोच पाता है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं, और वो हमारे फॉर्मल ऑपरेशंस में आएगा, मतलब अगले स्टेज पे आएगा। तो वो थिंकिंग कैसी होगी, कॉन्क्रीट होगी। द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग, ठीक है। एंड जो बच्चा है वो क्या डेवलप करना शुरू करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इतने बजे सोना, इतने बजे ब्रश करना, इतने बजे ये करना है। अब 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है स्टेज में। पहली होती है कंजर्वेशन, फिर होती है रिवर्सिबिलिटी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिस्पाइट चेंजेस इन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि आप एक ग्लास लो, उसमें पानी डालो, फिर एक बॉटल लो, उसमें पानी डालो, मतलब पानी की जो शेप है वो चेंज कर रही है पर वो पानी ही है, ठीक है। सो दिस इज कन्वर्सेशन। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है कि वो रियलाइज करते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को बनाती, मतलब जैसे अगर आइस है, आइस को
गर्म करेंगे तो we'll have water and water को cool करेंगे तो we have ice. This is reversibility. So he try to understand these two phenomena. फिर स्टेज आता है ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस 11 ईयर टू एडोलेसेंट एज. अब बच्चा है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, डीपर मीनिंग्स निकाल सकता है और डिड्यूस कर सकता है उनको. तो फिर द थिंकिंग बिकम्स लॉजिकल एंड जो बच्चा है वो कंसेप्ट ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ईजिली कर सकता है. ठीक है. फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग. हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हो सकता है वो बच्चा और उसको डिड्यूस कर सकता है थ्रू रीजनिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बच्चा कोई गेम खेल रहा है और उसने देखा कि जब भी वो किसी किसी फ्रूट को तोड़ देता है तो वो पॉइंट्स लूज करता है. सो ही विल रियलाइज कि मुझे अगर गेम जीतना है तो आई विल स्टॉप ब्रेकिंग द फ्रूट्स. ये एग्जाम्पल दे रखा है. लर्निंग थ्योरी में आते हैं तो हमारे पास दो तरह की कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है. तो हम आते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. क्लासिकल कंडीशनिंग को और क्या कहते हैं, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग. अब क्या होता है, इसमें लिंकिंग होती है दो स्टिमुलाई की. ठीक है. एक न्यूट्रल स्टिमुलाई होता है और एक अनकंडीशनल स्टिमुलाई होता है. वैसे हम पहले पढ़ लेते हैं कि ये किसने दी थी थ्योरी, पैवलोव ने दी थी. इसमें उसने क्या किया था, एक डॉग था, उसको बार बार उसने घंटी बजा के खाना दिखाया. अब डॉग ने क्या देखा कि पहले जब वो घंटी अकेले बजाता था तब वो कुछ नहीं करता था, पर जब भी अब वो घंटी बजाता है, जब भी उसको घंटी बजने की आवाज़ आती है, अब वो उसके साथ सलाइवेट करता है. तो इसमें क्या हुआ कि एक ऐसा स्टिमुलस जो पहले कुछ और जनरेट नहीं कर रहा था, कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा था, अब एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है. ठीक है. तो उसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. अब इसमें देखो, ये पहले अनकंडीशन स्टिमुलस, घंटी बजाना खाना दिखाना इज अ अनकंडीशनल स्टिमुलस. उसके अगेंस्ट जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है वो क्या होगा, सलाइवेशन. अब मैंने क्या किया, उसको लिंक करने की कोशिश की विद एन अदर स्टिमुलस दैट वाज नॉट डूइंग प्रोड्यूसिंग एनी रिस्पॉन्स, दैट इज अ कंडीशनल स्टिमुलस, मतलब कि घंटी बजाना. ठीक है. और अब घंटी बजाने के साथ अब अगर वो सलाइवेट करता है तो दैट इज अ कंडीशन रिस्पॉन्स. ठीक है. फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे एक्सटेंशन एंड स्टिमुलस जनरलाइजेशन. एक्सटेंशन क्या होता है, इट इज अ कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि रिंगिंग ऑफ बेल प्रेजेंटेड रिपीटेडली विदाउट. एक क्या हुआ कि आपने एस्टैब्लिश कर लिया अपना क्लासिकल कंडीशनिंग. अब आप घंटी बजा रहे हो, खाना दिखा रहे हो. अब क्या हुआ कि बहुत समय तक आप सिर्फ घंटी बजाते रहे, उसको खाना नहीं दिया आपने, तो इवेंचुअली ही रियलाइज कि मेरा पोपट बन रहा है एंड आई टू स्टॉप दिस. ठीक है. तो फिर नो लॉन्गर हमारे पास कंडीशन स्टिमुलस नहीं होगा, हमारे पास जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो नहीं होगा. सो दिस इज एक्सटेंशन. ठीक है. ये इसका बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल, अगर छोटे बच्चे हैं, अब उनको डांटो नहीं, मारो नहीं, तो फिर वो बिगड़ जाते हैं. ठीक है. क्योंकि उससे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है बैड बिहेवियर को. स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है कि वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टिमुलस टू अनदर. ठीक है. पहले हम घंटी बजा रहे थे, अब मैं अगर जो फोर्क है उसको भी खटकाऊंगी या फिर कोई भी ट्यूनिंग फोर्क है उसको भी खटकाऊंगी तो भी वो सलाइवेट करेगा. तो स्टिमुलस जनरलाइजेशन मतलब अब वो स्टिमुलस को, मतलब एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पे नहीं है, अगर उसके साथ रिलेटेड और कोई स्टिमुलस है उसमें भी सलाइवेट कर रहा है. देन वी हैव ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, किसने दी थी, बी एफ स्किनर ने दी थी. एंड बिहेवियर इज बाय कॉन्सिक्वेंस. ठीक है. आप जो करोगे आपको उसके कॉन्सिक्वेंस के अकॉर्डिंग मतलब पता चलेगा कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो नहाता धोता नहीं है, इस वजह से उसकी मम्मी ने उसको मार दिया. सो इसमें क्या था, बिहेवियर नहाना धोना ही था, कॉन्सिक्वेंस पिटना था. अब जो भी रिजल्ट आएगा वो इस पे बेस पे आएगा कि अब बच्चा नहाना शुरू कर देगा. ठीक है. सो बिहेवियर इट कैन बी लर्न एंड इट कैन बी अनलर्न. कैसे लर्न कर सकते हैं, बाय कॉन्सिक्वेंसेज. अभी कॉन्सिक्वेंसेज हम आगे पढ़ेंगे, दो तरीके के होते हैं, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स. दो तरह की चीज़ें, या तो आप बच्चे को रिवॉर्ड करो या तो पनिश कर दो. तो ये कॉन्सिक्वेंसेज, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, यही हमारे बिहेवियर को लर्न और अनलर्न कर सकते हैं एंड इससे फ्रिक्वेंसी चेंज हो सकती है बाय मॉडिफाइंग कंसेप्ट ऑफ दैट बिहेवियर. अब देखो, प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस को रिवॉर्ड कहते हैं. ठीक है. और बुरे मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पनिशमेंट. ठीक है. अब आपको दो टर्म्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. रीइंफोर्समेंट मतलब कुछ भी, रिवॉर्ड हो, पनिशमेंट हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, आप बच्चे का बिहेवियर इंक्रीज कर रहे हैं.
पनिशमेंट और एक्सटेंशन मतलब बिहेवियर डिक्रीज करना। तो रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, मैंने कहा रीइंफोर्समेंट तो इंक्रीज इन द बिहेवियर थ्रू पॉजिटिव लिखा ना रिवॉर्ड, ठीक है। अब बच्चा अगर इसके इतना अच्छा एग्जाम्पल है, चाइल्ड इंक्रीजेज हिज स्टडी आवर्स एज एवरी स्टडी सेशन इज रिवॉर्डेड विद अ चॉकलेट। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट मतलब बिहेवियर बढ़ेगा पर इस बार उसको नेगेटिव वे में बढ़ाएंगे, मतलब पनिश करके बढ़ाएंगे। सो अ चाइल्ड इंक्रीजेस क्लीनिंग ऑफ हिज रूम टू अवॉइड स्कोल्डिंग बाय द मदर, ठीक है। देन वी हैव पनिशमेंट। अब देखो पनिशमेंट में बिहेवियर कम हो जाएगा, ठीक है, और पनिशमेंट में नेगेटिव पनिशमेंट एंड पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में बिहेवियर डिक्रीज करेगा क्योंकि एक बहुत ही क्योंकि वो जो स्टिमुलस है वो घटना चाहता है। देखो, अ चाइल्ड स्टॉप्स यूजिंग फाउल लैंग्वेज आफ्टर गेटिंग स्लैप्ड फॉर द सेम, मतलब हमने उसको कुछ दिया, मतलब हमने उसको रिवॉर्ड किया स्लैप, मतलब उसको पनिश किया हमने स्लैप से, ठीक है, तो उससे बोलना कम कर दिया, सो बिहेवियर डिक्रीज कर गया। एक्सटेंशन क्या होता है, बिहेवियर इज डिक्रीज ड्यू टू लैक ऑफ रीइंफोर्समेंट। अगर आप रीइंफोर्स नहीं करोगे, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, अगर कुत्ते को बार बार घंटी बजाओगे और खाना नहीं दोगे तो वो एक्सटेंड कर जाएगा उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर हम आते हैं साइकोथेरेपी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बिहेवियरल साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव साइकोथेरेपी एंड इनके यूजेस एंड सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो साइकोथेरेपी पे हम आते हैं। तो साइकोथेरेपी में फर्स्ट इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि लर्निंग की वजह से हम चीज़ें सीखते हैं और उन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी हैबिट्स वगैरह बनती है और उन्हीं चीज़ों की वजह से हम डिजीज हो सकते हैं। सो अगर किसी का मैल अडेप्टिव बिहेवियर है जो उसने सीखा है थ्रू कंडीशनिंग और ऑपरेंट वे, तो उसको हम अनलर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई इंसान है जो स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जब भी वो स्मोकिंग करता है उसका हेड लाइट हो जाता है, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, तो क्या होगा, रिवॉर्ड मिल रहा है उसको। तो ये उसने कंडीशनिंग स्टिमुलस अप्लाई किया, मतलब ऑपरेंट स्टिमुलस अप्लाई किया कि जब भी मैं पीऊँगा तो मुझे ये अच्छा सा टेस्ट आएगा, लाइट हेडेड फील होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को यूज़ करके हम इसको अनलर्न कर देंगे, मतलब कि हम उसको सीज कर देंगे कि वो आगे कभी फिर से स्मोकिंग ना करे फॉर द रिवॉर्ड, ठीक है। तो द थिंग्स कैन बी लर्न एंड दे कैन बी अनलर्न, ठीक है। तो हम कहते हैं कोई भी सिम्टम होता है साइकेट्री का, दैट इज अ लर्न मैल अडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। ये बिहेवियरल है, साइकोलॉजिकल थेरेपी है, और ये क्या करेगी, जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर है उसको कम कर देगी, चेंज कर देगी, उसको रिप्लेस कर देगी किसी अच्छी हैबिट से। बिहेवियरल थेरेपी इज अ जेनेरिक टर्म, इसमें बहुत तरह की टेक्निक्स आती है, हम पढ़ के मर जाएंगे पर हम पूरी पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। द टेक्निक वॉज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इसका क्या मतलब है,